स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आप सभी का साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th साइंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ आंसर प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज identify the option that indicate the correct enzyme that is secreted in location A, B and C। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, इसमें आपने क्या बताना है, आपने आइडेंटिफाई करना है क्या A, B और C को। A, B, C और 1, 2, 3 जो यहाँ पे दिए हुए हैं, या इसको हम A, B, C मान लेते हैं। ठीक है, A, B और C। ओके, तो A, B, C हमने क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। अब देखिए, अगर हम A की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट में A, अगर हम A की बात करें तो A जो है वो पोर्शन हम देख रहे हैं माउथ का। ठीक है, B जो है वो आपका दिया हुआ है स्टमक का दिया हुआ है। ठीक है, एंड C जो है वो आपकी है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, C क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते चलिए, ऑप्शन में क्या दिए हुए आपके, ऑप्शन में दिए हुए हैं ये एंजाइम्स। ठीक है, आपने बताना है कि माउथ से, स्टमक से और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे। अब माउथ में तो हम जानते हैं, हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने वहाँ देखा था कि माउथ में है टंग और वहाँ पे क्या होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है। ठीक है, अब सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, हमारा एमाइलेज निकलता है जिसे टाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन में आपका दिया है लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि हम फर्स्ट में ही देखते हैं लाइपेज तो होगा नहीं, क्योंकि ए में हम जानते हैं टाइलिन हमारा क्या होता है, सीक्रेट होता है। ठीक है, हमारे माउथ से। ओके, तो टाइलिन को क्या कहते हैं और एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन में देखिए, बी में क्या है, एमाइलेज है, एमाइलेज करेक्ट है। ठीक है, अब एमाइलेज कहाँ से निकलता है, हमारे माउथ से निकलता है। बी सेकंड ऑप्शन में देखिए क्या है, सेकेंड ऑप्शन में आपका दिया है स्टमक। स्टमक से हम जानते हैं कि क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम निकलता है, क्या सीक्रेट होता है, ये भी करेक्ट है। अब सी देखते हैं, थर्ड है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, ट्रिप्सिन। इट मीन्स बी इज करेक्ट आंसर। अब हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या है, क्योंकि हमारा क्या है, बी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन। इसका मतलब है कि स्टोमेटल पोर का खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए आपके एग्जाम में जो ऑप्शन आएंगे, आपने ऐसा नहीं कि कोई ऑप्शन छोड़ना है। ठीक है, ऑप्शन आपने क्या है, सारे ही ऑप्शन आपने क्या करने हैं, रीड करने हैं वहाँ पे। ठीक है, अगर हाँ आपका आंसर, जैसे कि फर्स्ट में आपको कंफर्म है कि फर्स्ट आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है, या आपका सेकंड आंसर आप चेक कर रहे हैं कि कंफर्म है कि हाँ ये करेक्ट है, इससे क्या है आपका टाइम बच सकता है। आपने क्या कर दिया, ओके कर दिया कि हाँ मैं कंफर्म हूँ कि ये वाला जैसे आंसर करेक्ट है। जैसे आपको मैंने किस में बताया, फर्स्ट में बताया था ना, इसमें हमें बाकी देखने की वैसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है, हम श्योर हैं कि एमाइलेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या है करेक्ट आंसर। इससे क्या है हमारा टाइम बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर भी आप बाकी के ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, सारे ऑप्शन क्या लगते हैं, एक से लगते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में है, सारे ऑप्शन हम क्या करेंगे, ए बी सी डी को हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले रीड कर लेते हैं। तो स्टोमेटल जो पोर है उनका खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो हमने कोई पढ़ा नहीं था वहाँ पे, कि ये तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अराउंड द स्टोमेटा के अराउंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, यानी कि ऑक्सीजन से कोई स्टोमेटा हमारे खुलते बंद नहीं होते हैं। ठीक है ना, ओपन होते हैं ना बंद होते हैं। सी है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अराउंड द स्टोमेटा,
नो, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्या है, हमारे स्टोमेटा ओपन और क्लोज नहीं होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन है वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल। यस, ये हमारा आंसर करेक्ट है। हमने पढ़ा था कि वाटर यानी कि पानी जो क्या होता है, पानी वाटर की वजह से जो पानी पाया जाता है हमारे गार्ड सेल में, उनसे क्या होती है, हमारी गार्ड सेल क्या होती हैं, फूल जाती हैं और सिकुड़ती हैं। इसी वजह से क्या होती है, वो खुलती और बंद होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसने क्या किया है, वाटर को क्या किया है, ये ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। पानी को कह सकते हैं कि चूस लिया है इन्होंने। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया, और पानी को एब्जॉर्ब करने की वजह से हमारी गार्ड सेल हैं क्या हो गई, फूल गई हैं, और फूलने की वजह से क्या है, ये खुल गई है, ओपन हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सारा पानी इसका बाहर जब निकलता है, बाहर निकलने में क्या होती है, गार्ड सेल क्या होती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। ठीक है, और श्रिंक होने की वजह से गार्ड सेल सिकुड़ जाती हैं और बंद हो जाती है। तो किस पर डिपेंड करता है, आंसर इज डी, वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये होगा 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम से आ गया है, इस डायग्राम को देखेंगे। और यहाँ पे देखिए, मैच द लेबलिंग रेफर्ड इन कॉलम फर्स्ट एंड कोरिलेट विद द फंक्शन ऑफ कॉलम सेकंड। ठीक है, यानी कि कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया हुआ है, आपने इसमें बताना है, कोरिलेट करना है कि फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे और फर्स्ट में बताना है कि यहाँ पे इसका फंक्शन दिया है, इनमें से कौन सा वाला इसमें फंक्शन है, इसका कौन सा काम होता है, फर्स्ट वाले का क्या काम है। चारों को हम पढ़ेंगे और देखेंगे वन बाय वन क्या कौन सा किससे मैच करता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट को हम देख रहे हैं, हमें दिख रहा है माउथ वाला पार्ट दिख रहा है। अब फर्स्ट है, अब यही पहले मैच कर लेते, वहाँ से फिर हम मिला के देखेंगे किससे कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट का देखिए, द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द फूड इन द ऑर्गेनिज्म ईट। ये तो नहीं लग रहा है कि लेंथ डिपेंड करती है जो फूड ऑर्गेनिज्म ईट करता है। ठीक है, इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, हमारे स्टार्च डाइजेशन का क्या इनिशियल फेज है, ये हमें लग रहा है, क्योंकि हमारा सबसे जो पहला हमारा स्टार्च यानी कि हमारा फूड डाइजेशन कहाँ से होता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि बी करेक्ट लग रहा है। बाकी 2 देख लेते हैं और क्या है, क्या पता वो उससे बेटर हो। इंक्रीजेज द डिफिशियंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन। अब लाइपेज तो हमारा यहाँ से निकलता ही नहीं, वो तो हमारे पेंक्रियाज से निकलता है। पेंक्रियाज भी देखेंगे इसमें है, डायग्राम में हमारा दिया हुआ है ऑप्शन। दिस इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। अब ये डाइजेशन की कंप्लीट तो हमारी लास्ट में ही होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट का बी। अब ऑप्शन में फिर हम मैच करते हैं कौन सा हमारा है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमें इसमें डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये हमें लग रहा है पेनक्रियाज। ठीक है, ये हमें लग रहा है, ये वाला डायग्राम हमें लग रहा है पेनक्रियाज। सेकंड वाला पेनक्रियाज हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था लाइपेज एंजाइम से एक्शन करता है यहाँ पर। तो सेकंड का हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, सी। अब थर्ड है, थर्ड डायग्राम देखिए, थर्ड हमें लग रही है, हाँ थर्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन हम जानते हैं हमारे फूड का क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, ये भी हमने ऑप्शन डी में अभी देख लिया था। दिस इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड का डी। ठीक है, अब लास्ट टाइम देखते हैं, हमारे पास एक बचा है फोर्थ, 4 हो जाएगा, लेंथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन द फूड ऑर्गेनिज्म ईट। ठीक है, फोर्थ हमारा है, तो फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन द फूड ऑर्गेनिज्म ईट, यानी कि इसकी लेंथ किस पर डिपेंड करती है, ऑर्गेनिज्म जो फूड खाते हैं उस पर डिपेंड करती है इसकी लेंथ। और ये भी हमारा क्या दिया हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए ऑप्शन कहाँ पे, फर्स्ट का बी, ये हमें मिल रहे हैं बी ऑप्शन में। ठीक है, सारे हमें किस में मिल रहे हैं, बी ऑप्शन में। फर्स्ट का बी,
सेकंड का हमें सी मिला है, थर्ड का डी एंड फोर्थ का ए। तो आंसर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन इन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट टीथ। यानी कि दांत में जब अगर कैविटी हो जाए या दांत टीथ को एग्जामिन करने के लिए, देखने के लिए कौन से मिरर का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। अब देखिए कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूज़ हैं। कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च। देखिए टॉर्च में, सर्च लाइट में, एंड व्हीकल हेडलाइट्स। ठीक है, व्हीकल की जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है उनमें कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है टू गेट द पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इससे क्या आती है, पैरेलल बीम आती है। दे आर ऑफन यूज्ड एज सेविंग मिरर। इसका यूज़ सेविंग मिरर में भी होता है। टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस। फेस की बड़ी इमेज को देखने के लिए सेविंग मिरर में भी इसका यूज़ होता है। अब देखिए हमारा क्या पूछा, डेंटिस्ट का पूछा हुआ। तो डेंटिस्ट में देख सकते हैं, ये मैंने आपका एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है। ठीक है, द डेंटिस्ट यूज़ कॉनकेव मिरर। डेंटिस्ट भी किसका यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो डेंटिस्ट किसका यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। आपका क्या पूछा है, डेंटिस्ट किस मिरर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे है कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। अभी मैंने इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपका क्या पूछा है, डेंटिस्ट का पूछा है। इसके अलावा आपके बाकी भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि टॉर्च में कौन से मिरर का यूज़ होता है, सर्च लाइट में, व्हीकल्स हेडलाइट्स में। ठीक है, या फिर सेविंग मिरर में किस मिरर का यूज़ होता है। तो ये आपके बाकी क्वेश्चन भी इससे, अदर क्वेश्चन भी आपके इससे बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट यूज़ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन एज कम्पेयर टू एनिमल। प्लांट क्या करते हैं, अलग अलग यानी कि डिफरेंट प्रोसेस का यूज़ करते हैं एनिमल से एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, हम जानते हैं कि एनिमल्स में तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ठीक है, और उसमें डिफरेंट पार्ट या डिफरेंट ऑर्गन उसके होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। अब एनिमल्स का जो होता है एक्सक्रीशन डिफरेंट होता है एनिमल से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट फॉलोड बाई प्लांट फॉर एक्सक्रीशन। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जो है कह सकते हैं कि ऑप्शन है कि प्लांट फॉर एक्सक्रीशन में नहीं यूज़ होता है, बाकी तो सब होते हैं, इसमें नहीं है। आपको यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को देखना है कि यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट। ठीक है, आप जल्दबाजी में क्या कर सकते हैं, आप एक ऑप्शन देखेंगे आपको लगेगा फर्स्ट पड़ेगी कि नहीं ये चीज़ तो होती है इसमें, तो आप उसे टिक कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे दिया नॉट, नहीं, यानी कि इसमें से 3 करेक्ट हैं और एक करेक्ट नहीं है, और जो करेक्ट नहीं है वही क्या है, करेक्ट है। ठीक है, समझ आया क्या बोल रही हूँ मैं, कि 3 ऑप्शन तो करेक्ट हैं कि होता है उसमें। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि हम प्लांट में एक्सक्रीशन तीनों में होता है, एक में जिसमें नहीं होता है वो पूछा, और जो नहीं होता है वही वाला आंसर हमें बताना है, वो करेक्ट है। ठीक है, और फर्स्ट है देखिए, दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। आप ट्रांसपिरेशन से यानी कि बाहर पानी बाहर निकालते हैं, एक तरीके का एक्सक्रीशन ही है प्लांट का। ठीक है, तो अपना जो वाटर है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से बाहर निकालते हैं, ये करेक्ट है। ठीक है, सेकंड है, दिस सेलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंसेस थ्रू देयर लीव्स। यानी कि पत्तियों से टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, बाहर फिल्टर करते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, पत्तियों से तो कुछ ऐसा फिल्टर नहीं होता है टॉक्सिक सब्सटेंस वो भी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स इन ओल्ड जाइलम। यस, हम जानते हैं कि क्या निकलता है, गम और रेजिन्स, इसमें से हमें ओल्ड जाइलम से यानी कि प्लांट से हमें मिलता है। ये भी इसका क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, दे एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और ये क्या करते हैं, वेस्ट सब्सटेंस को कहाँ करते हैं, सॉइल में भी क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर इसका होगा पत्तियाँ, यानी कि पत्तियों से कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर नहीं निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट,
द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला, ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, CaOCl2 ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। नेक्स्ट, अ न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज़ pH ऑफ एग्जैक्टली, न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH कितना होता है। अब इसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर है आपका साइंस में, आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए न्यूट्रल यहाँ पे लिखा हुआ है एसिडिक एंड एल्कलाइन। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल हमें दिखाई दे रहा है, ये नंबरिंग आपकी की हुई है 0 से 14 तक। ठीक है, बीच का नंबर जो है हम देख रहे हैं 7 और 0 से क्या है इसकी पूरी नंबरिंग की हुई है। ठीक है, अब हम इसको अलग कर देते हैं, 7 से 2 पार्ट में अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया है तो 0 से 6 यानी कि जिसकी pH वैल्यू 0 से 6 होती है वो होता है सॉल्यूशन एसिडिक, यानी कि टेस्ट में कह सकते हैं कि खट्टा। एसिड क्या होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं ना। ठीक है, और एल्कलाइन वो हैं जो टेस्ट में बिटर होते हैं, कहते हैं ना कड़वे होते हैं, वो कहलाते हैं बेस एल्कलाइन। तो जिसकी pH वैल्यू 8 से 14 होती है, 8 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अगर pH वैल्यू निकल रही है टेस्ट में तो क्या है उसका मतलब वो सॉल्यूशन एल्कलाइन है। ठीक है, और 7 है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है, और 0 से 6 है तो क्या है वो एसिडिक है। जैसे किसी भी खट्टी चीज़ की pH वैल्यू को हम चेक करते हैं ना तो उसकी आएगी या तो 0, 1, 2, 3, 4, ये इसका मतलब क्या है एसिडिक है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका पूछा है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH क्या होती है एग्जैक्टली 7 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्वेश्चन 8, द डायफ्राम इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर ए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, डायफ्राम ह्यूमन बींग में किस सिस्टम का पार्ट होता है। ऑप्शन क्या है, न्यूट्रिशन का पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट है, एक्सक्रीशन का पार्ट है या ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। ठीक है, इसके लिए देखिए मैंने डायग्राम लिया हुआ है, ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको यहाँ पे इसमें क्या दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं ये है डायफ्राम। ठीक है, ये जब हम ब्रीदिंग करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ना, इसका जो मूवमेंट होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड काम करता है। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे इसको डायफ्राम क्या फंक्शन होता है। तो इसका अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्या करता है, मूवमेंट करता है, कैसे करता है, इन जब हम क्या करते हैं एयर को लेते हैं अंदर करते हैं या बाहर निकालते हैं, दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है, एक बार ये ऊपर होता है एक बार नीचे को होता है। ठीक है, तो ये हमारा किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट अ रेजिस्टर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। यहाँ पे देखिए रेजिस्टर की स्पेलिंग आपकी मिस्टेक हो गई, इसकी स्पेलिंग होती है आपकी RESISTOR। ठीक है, रजिस्टर इसको करेक्ट कर लेंगे। तो इसमें से आपने बताना है कि रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल होता है ये। ठीक है, इसको मैं आपको यहाँ भी हम देख सकते हैं, दिया हुआ है 8 में। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, इसका सिंबल होता है आपका ये। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें सी। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस इज। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10,
बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है? ठीक है, बायोगैस आप जानते ही हैं क्या होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इथेन, मीथेन। तो इसका आंसर है मीथेन। ठीक है, यानी कि बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है? घरों में जलाते हैं ना हम, खाना वाना बनाने में यूज़ होता है इसका, बायोगैस का। गोबर गैस भी बोलते हैं जिसे। ठीक है, काऊ डंग से जो निकलती है, काऊ डंग से जो क्या करते हैं, गैस बनाई जाती है, तो उसे कहते हैं बायोगैस। ठीक है, तो ये है मीथेन। ठीक है, यानी कि उसमें कौन सी गैस निकलती, कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेव अर्थ, सेव ट्री एंड कीप योर इन्वायरमेंट क्लीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।